सबसे पहले बात इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग में लगातार तेज हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान की तरफ से मोसाद एजेंट को पकड़ने का दावा किया गया है। तेहरान से आईडीएफ को खुफिया जानकारी ये भेज रहा था, वहीं एयर डिफेंस लोकेशन की जानकारी साझा करने का आरोप इस पर है। तो बड़ी जानकारी, ईरान ने एक और मोसाद एजेंट को पकड़ने का दावा किया है और दावा यह है कि तेहरान से आईडीएफ को लगातार खुफिया जानकारी ये भेज रहा था। एयर डिफेंस लोकेशन की जानकारियां इसने मोसाद को भेजी थी, इसे लेकर यह कार्रवाई की गई। तो वहीं आपको बता दें, ईरानी हमले से इजराइल में तबाही और बर्बादी की तस्वीरें देखी जा रही हैं। खामेनेई ने इजराइल के शहरों पर क्लस्टर बम गिरा दिया है। इस बम से इजराइल में व्यापक तबाही सामने आई है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। इजरायल ईरान युद्ध में सबसे विध्वंसक बम की एंट्री। आठ दिन में पहली बार क्लस्टर बम का धमाका। एक साथ 20 बमों से ईरान का इजरायल पर घातक हमला। पिछले 8 दिनों से जारी इजरायल ईरान युद्ध ने आसमान में बारूदी बादल बिछा दिए हैं। लेकिन अब बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन के बाद एंट्री हुई है सबसे खतरनाक बम की। नाम ही काफी है, क्लस्टर बम। इजरायल की रिपोर्ट बताती है कि ईरानी मिसाइल ने तबाही ला दी। धमाका भी ऐसा कि 8 किलोमीटर के दायरे में एक साथ 20 बमों ने जर्रा जर्रा थर्रा दिया है। मध्य इजरायल की जमीन कांप उठी है। 7 से 8 दिनों की लड़ाई बता रही है कि यहूदी देश ने जितने हल्के में ईरान को लिया था, उतना हल्का ईरान नहीं है। युद्ध लंबा खिंचा तो हालात दोनों तरफ गाजा जैसे हो सकते हैं। आईडीएफ होम फ्रंट कमान स्वीकार कर रहा है कि इजरायल में धमाका जोरदार था और तबाही तो पूछिए ही मत। और ये तबाही लाई क्लस्टर बम ने, वो क्लस्टर बम जो एक बड़े इलाके को जमींदोज करने की सलाहियत रखता है। तबाही का ये सामान यानी क्लस्टर बम इतना खतरनाक है कि रक्तबीज की तरह निकलता ही रहता है। दरअसल सैकड़ों बमों से मिलकर बना होता है क्लस्टर बम। टारगेट पर पहुंचते ही हवा में खुल जाता है। हवा में खुलने के बाद निकलने लगते हैं सैकड़ों छोटे बम। छोटे सैकड़ों बमों को बॉम्बलेट्स कहा जाता है। साधारण बमों की तुलना में ज्यादा घातक होते हैं। आसमान और जमीन से भी दागे जा सकते हैं। क्लस्टर बम के चपेट में आम नागरिक आते हैं। सैनिक वाहन को नुकसान पहुंचाने में इस्तेमाल होता है। ईरान और इजरायल दोनों के पास है क्लस्टर बम। – 2003 में इराक में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल हुआ। 2003 में अमेरिका ने क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया। 2023 में अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर बम की सप्लाई की थी। ये सप्लाई रूसी कब्जे वाली ताकतों के खिलाफ किए गए थे। 22 साल बाद ईरान ने इजरायल पर क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। 2008 में 3 देशों का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध में शामिल होने से इनकार भी हो गया था। इसी को लेकर अमेरिका, रूस और यूक्रेन क्लस्टर बम के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध के खिलाफ हैं। इस बैन पर 111 देशों और 12 अन्य संस्थानों ने मुहर लगाई। अब इजरायल का ये दावा कि ईरान ने उसके नागरिकों को ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए क्लस्टर बम गिराए हैं, ये एक और घातक हथियार के इस्तेमाल की तरफ इशारा करता है। लेकिन सवाल है, अब क्या क्लस्टर बम से बड़ा क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं दूसरी तरफ आईडीएफ को ईरान पर हमले बढ़ाने के निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। आईआरजीसी पर हमले तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।
बासिज मिलिशिया के अड्डे नष्ट करने का जो निर्देश है वो दिया गया है। आपको बताएं कि ईरानी सरकार को अस्थिर कर देंगे, ये इजराइल क़ुद्स की तरफ से कहा जा रहा है। एक तरफ इजराइल हमले कर रहा है तो वहीं आईडीएफ को ईरान में हमले बढ़ाने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। आईडीएफ को कहा गया है कि आईआरजीसी के ठिकानों पर हमले तेज किए जाएं। इसके अलावा बासिज मिलिशिया के अड्डे जो है वो नष्ट करे जाएं। और इसी के साथ इजराइल में किस तरीके की तबाही मची है, इजराइल के तेल अवीव से रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर रत्नादीप चक्रवर्ती की आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं अभी खड़ा हूँ तेल अवीव के एक समुद्र के किनारे के पास और लगभग हर दिन के मुताबिक आज बहुत ही कम लोग यहाँ पे हैं। लेकिन ये भी नहीं है कि तेल अवीव ईरान के हमले के चलते पूरा बंद हो गया है। 2-3 घंटे पहले सनसेट के आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग इस सी बीच में आ जाते हैं, लेकिन आज के दिन में आप देखें तो बहुत कम लोग आज है जो आना चाहिए। जिस प्रकार के लोग आते हैं और दिन जब नॉर्मल सिचुएशन होता है वो नहीं है आज देख सकते कम लोग हैं। और यहाँ पे अगर मैं आपको पैन करके दिखाऊं, ये इलाका बहुत ही आज खाली है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि लोग मिसाइल आ रहे हैं। आज भी 2 जो मिसाइल आए थे, एक हॉस्पिटल में और दूसरा एक बहुत ही डेंस सिविलियन पॉपुलेशन के केंद्र में, लेकिन फिर भी अभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और जो एक हम इंग्लिश में कहते हैं इजरायली रेजिलियंस जो होता है कि जो हो रहा है वो ठीक है लेकिन ज़िंदगी रुकनी नहीं चाहिए, बस वही मकसद लेके लोग यहाँ पे फिर भी आ रहे हैं। मैं जिस सड़क पे खड़ा हूँ इस वक्त, उस सड़क में बहुत सारे कॉफ़ी शॉप्स भी होते हैं और लगभग सारे कॉफ़ी शॉप्स अभी बंद पड़े हैं। इस टाइम पे इस जगह पे आप बहुत सारे लोग देखते थे जहाँ पे आके कॉफ़ी पीते होंगे, यहाँ पे आनंद लेते होंगे, लेकिन आज ये सुनसान सड़क है। मैं आपको लेके चलता हूँ ऐसे 2-3 कॉफ़ी शॉप्स के यहाँ से और आप खुद देख पाएंगे कि अभी स्थिति क्या है। चलिए आपको दिखाते हैं। मैं ऐसे कॉफ़ी शॉप पे अभी खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं ये 2 हफ्ते पहले ही एक नया कॉफ़ी शॉप यहाँ पे खुला था। आज की तारीख में ये बंद पड़ा है क्योंकि यहाँ पे मिसाइल हमले जब वहाँ पे आपको मैंने दिखाया था, उधर एक बार कैमरा पैन कीजिए, उस जगह से इधर तक जो मिसाइल की अभी वजह से पूरा ये कॉफ़ी शॉप टूट गया था। यहाँ पे शीशे टूट गए थे और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी लिखा है कि नरिश विल बी बैक, ये लौट आएंगे जल्दी, लेकिन अभी के लिए बंद पड़ा है। मैं आपको और 2-3 दिखाता हूँ। यहाँ पे एक बार पैन करके दिखाइए, यहाँ पे सारे जो आप देख रहे हो सारे बंद पड़े हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होते भी इस टाइम पे, ये सारे खुला होना चाहिए, लेकिन आज की तारीख पे ये सारे बंद पड़ा है। ये रहा सेंट्रल तेल अवीव से हमारा रिपोर्ट, जहाँ पे 2 दिन पहले मिसाइल हमले के चलते पूरा शहर इस इलाके की बंद पड़ी है।